में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि सपोज करो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी इज कन्वर्टिंग टू सी प्लस डी, और तो यहाँ से इसका अगर जो हमें रेट लिखना हो तो रेट हम कैसे लिख रहे थे? रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी डी बाई डी टी। ठीक है, लास्ट क्लास में यहाँ तक बताया था ना। और यहाँ लास्ट क्लास में एक चीज और बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त तीन चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। कि सबसे पहला क्या, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा क्या बताया था? दूसरा की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हम्म वो इधर यस रिएक्टेंट के टर्म में होना चाहिए और प्रोडक्ट के टर्म में होना चाहिए। और तीसरी बात क्या बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, चाहे हम रिएक्टेंट के टर्म में लिखें या प्रोडक्ट के टर्म में लिखें। ठीक है, इतनी बातें हमने पिछले क्लास में की थी। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करेंगे, इसको हटा देता हूं मैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने किया था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? नहीं सर। नो सर। सर ओके, और तो आज हम सर हाँ जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ी सी और दे देना आप। वो आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसके लिए आप यूजीसी पॉइंट पे कांटेक्ट करिएगा, वो असाइनमेंट वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ भी एक्चुअली एक मेथड है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है रेट लॉ में और जो इससे पहले मेथड देखा था रेट ऑफ रिएक्शन का? तो रेट लॉ एक्चुअली हमें ये बताता है ना कि कैसे रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंसी बताता है। ठीक है, और ये रेट लॉ जो है हम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको सपोज करो एक हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं। सपोज करो एक्स ए है और वाई बी है। ये कन्वर्ट हो रहा है एम सी में प्लस एन डी में। ठीक है, हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग बोलना है। रेट लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है ना, वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट टू दी पावर, प्रोडक्ट का जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके पावर, और ये। ठीक है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, सॉरी मैंने प्रोडक्ट बोला, रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट पे के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। एक्चुअली में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? वो डायरेक्टली रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात कौन कहता है? ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग है। ये डेफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं? रेट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अलग अलग लोग आए अलग अलग डेफिनेशन दे के जाते हैं, तो ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये है। अब चलो, अब देखो कहीं पे भी अगर जो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है, तो अगर जो उस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हम हटाते हैं तो हमें वहां पे क्या लगाना पड़ता है? एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, राइट? तो अगर जो इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हम हटा रहे हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लेके आ रहे हैं, जिस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? के। तो ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर ए, सॉरी, ए ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। ठीक है, तो दिस रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर जो आपको किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना हो तो आप ऑलवेज क्या करोगे? उसको रिएक्टेंट के टर्म में लिखोगे, प्रोडक्ट के टर्म में नहीं लिखोगे। ठीक है, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एक ग्राफ हम बनाते हैं। चलो एक ग्राफ ले लेते हैं और ग्राफ के वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं और यहाँ पे हम टाइम लेते हैं।
ठीक है, और सपोज करो कि हमारा ग्राफ का ये 0 पॉइंट है, और सपोज करो कि हमने अभी रिएक्शन को शुरू किया है। ठीक है, तो जब टाइम 0 रहेगा तो हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमारा रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, है ना। ऐसा होगा कि नहीं, आप लोग खुद बताइए, अगर जो टाइम हम बढ़ाते चले जाएं तो हमारा रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा। सर घटेगा। ऑब्वियसली घटेगा। और जब रिएक्टेंट घटेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। बढ़ेगा। 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 ओके, तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा ना, कि टाइम के साथ हमारा जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो घट रहा है, और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक्चुअली में ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो, ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इंटरलिंक्ड है। मतलब रिएक्टेंट अगर जो घट रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को क्या है, ऑलवेज इंक्रीज होना ही होना है। ठीक है, तो इसीलिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में नहीं डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो के है, रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अगर जो हमें रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। अब क्या करो, यहाँ पे मान लो कि जो हमारा ए है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोल है। सिमिलरली जो बी है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोल है, ऐसा आप मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा रेट रेट बराबर में क्या हो जाएगा, के। ये इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं। तो यहां जी से हम सर। कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज यूनिटी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं यस। ना। ओके, तो ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन। मतलब रेट कांस्टेंट को हम कह रहे हैं, रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज व्हाट, यूनिटी। ठीक है, अब देखो हर रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत जरूरी है और याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे कभी कभी क्या होता है, 2 मार्क का जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है ना, ये यहाँ से पूछा जाता है। चलो, तो यहाँ से अगर जो हम क्या करें, इस इक्वेशन से देखो, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा रेट होगा उतना ही ज्यादा उसके रेट कांस्टेंट की क्या होगी, वैल्यू होगी। या रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, याद रखिएगा मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो भी आप टेम्परेचर ले लो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, वॉट एवर टेम्परेचर यू वांट, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। ईच रेट रिएक्शन है अ फिक्स्ड रेट कांस्टेंट। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि कोई एक रिएक्शन है, अब आप क्या कर रहे हो कि हर बार उसको एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहे हो तो उसका रेट, जो उसका रेट कांस्टेंट होगा अलग अलग आएगा, नहीं। तो सपोज करो कि कोई भी एक रिएक्शन आप ले लो, आप ए ले लो, बी ले लो, आप इसको किसी पर्टिकुलर के केल्विन पे रिएक्शन कर रहे हो। तो इस रिएक्शन को चाहे आप एक बार करो, चाहे 2 बार करो, चाहे एन बार करो, जितनी बार भी करोगे उसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है, ये रेट कांस्टेंट है, ये के इज केल्विन। ये जो रेट कांस्टेंट है हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ऐसा नहीं है कि आप क्या करो कि एक बार आपने रिएक्शन किया
तो कुछ और रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई, दोबारा किया कुछ और आई, तिबारा किया कुछ और आई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, सेम ही आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जरूरी क्या है, जरूरी ये है कांस्टेंट कि वैल्यू। हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर जो टेम्परेचर को चेंज करोगे तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी आर्हेनियस इक्वेशन का नाम सुना है ना आप लोगों ने, नहीं सुना? तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होने पे क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा इसका रेट कांस्टेंट पे? हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होने पे जरूर फर्क पड़ेगा। जितना यहाँ से देखिए, पहले जो पहला हाइपोथेसिस हमने माना है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही रिएक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अगर जो आप नंबर ऑफ मोल्स अगर जो चेंज करोगे, मान लो पहले आपने N1 लिया, फिर N2 लिया, फिर N3 लिया, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका जो रिएक्शन है वो सेम होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक बात हमें पता चली कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये कैसे डिपेंड करती है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीजें हम क्या करते करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सर रेट कांस्टेंट, क्या है सर, ये टेम्परेचर है क्या सर? कहाँ पे? ये मतलब N1 N2 N3 नहीं नहीं, N1 N2 N3, मैंने ये बोला कि सपोज रिएक्शन करो है। आप नंबर ऑफ मोल्स इसके चेंज करते जा रहे हो। मतलब एक बार आपने 1 मोल लिया, एक बार 2 मोल लिया, एक बार 3 मोल लिया, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर यहाँ ऑफ पे मोल। हमने, हाँ, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को क्या किया है, कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है। सर फिक्स कर दिया है हम्म, ये क्या? मतलब सर नंबर ऑफ मोल्स चेंज करें पर टेम्परेचर सेम है तो रेट कांस्टेंट बना रहेगा। हाँ, रेट कांस्टेंट हमेशा बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर लेकिन कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिट, जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। जी सर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ख्याल ध्यान रखना है कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर अगर जो चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। रेट कांस्टेंट जो है, यूनिट जो है रेट कांस्टेंट का, वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसी को पता है क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कभी कहीं पे भी पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में? 0 ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ऑर्डर हो जाएंगे। जी सर, चलो, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर। 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर, इसमें सर सिंपली। कंसंट्रेशन हाँ, कंसंट्रेशन का जो चेंज। हाँ, कह सकते जो हैं कंसंट। जो डिपेंडेंस होता है वो देखते हैं कि किस ऑर्डर का होता है। और सर ओके, 3 ऑर्डर के लिए सर रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सपोज करो एक रिएक्शन हम लेते हैं, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी। एक कोई ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, एक ये और ये हमारा प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर जो आपसे कोई बोले कि इसका रेट लिखो, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, ए की पावर अल्फा। रेट इज इक्वल टू हमेशा, के तो आएगा ही ऑलवेज, ए टू द पावर अल्फा, अल्फा अल्फा बी बी टू की द टू टू पावर पावर बीटा बीटा, सी सी टू टू द द पावर पावर गामा। गामा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने रेट लिख दिया। अब यहीं से कोई कहे कि बताओ भैया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सर अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस प्लस। बीटा प्लस गामा। यस, वेरी गुड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये इस रिएक्शन के क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर जो हम
डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, जो सम ऑफ द क्या है, पावर है। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कि जो सिंपल एक स्टेप में जाता हो। ठीक है, मल्टीपल स्टेप का अगर जो रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने का मेथड अलग है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक हमने ये कोई एलिमेंट्री रिएक्शन माना है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर जो हम लिखे तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा। सिंपल टर्म में हम सर कह ये देंगे तो दैट इज ऑर्डर। अल्फा बीटा, सर ये अल्फा बीटा गामा इनकी फिक्स वैल्यू थोड़ी नहीं होगी, ये तो एक्सपेरिमेंटली हाँ, ऑब्जर्व। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, क्योंकि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सपोज करो कि आप कोई रिएक्शन कर रहे हो जिसमें जिसमें आपने 10 मोल ए का लिया है और 5 मोल बी का लिया है और 3 मोल सी का लिया है। आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, इसमें जो प्रोडक्ट बना आपका वो सपोज करो P1 बना। लेकिन अब नेक्स्ट रिएक्शन आप क्या कर रहे हो, आप 5 मोल ए का ले ले रहे हो। कि वॉइस नहीं आ रही। क्या? हेलो, सर वॉइस। ब्रेक हो रहा कि आ नहीं रहा? हेलो। जी सर। सेकेंड, अब हम क्या करें कि इसमें 5A ले लें, इसमें 3B ले लें, इसमें 4C ले लें। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो P2 बनेगा, क्योंकि हमारा क्या हो गया, हर जगह नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए। तो यहाँ से अगर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 प्लस 3। यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 4। मतलब कि दोनों जगह जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे, है ना। तो यहाँ से एक और बात हमें समझ में आई कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। मतलब हम एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, और क्या खास बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन हो सकता है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन। ओके। अब ये, हाँ, अभी आप कैसे डिटरमाइन करोगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन करोगे। इतनी बातें समझ में आई सबको? जी सर। वन सेकेंड। ठीक है, अब जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझने के बाद, अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ये बात बताया था मैंने। तो अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। चलो, तो सपोज फिर से कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, Na इज कन्वर्टिंग टू P। आप NMMNMNOP जो चाहो वो ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अल्फा बीटा गामा ले रहा हूँ तो आप भी अल्फा बीटा गामा लो, एन ले रहा हूँ तो आप भी एन लो, आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ भी जो वैल्यू चाहो वो ले सकते हो आप। तो अच्छा, यहाँ से अगर जो इसका हम रेट लिखे, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो रेट बराबर में क्या हो जाएगा, के ए टू द पावर एन। ये हो जाएगा ना? जी ओके, सर। वेरी गुड। तो यहां से अगर जो हम के लिखे तो के बराबर में क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। ए टू द पावर एन। जी सर। इतनी बातें समझ में आई सबको? जी सर। ओके, तो यहां से
फिर इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से k इज इक्वल टू, अच्छा रेट का यूनिट क्या होता है? रेट का यूनिट हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेकंड्स ये होता इनवर्स। है ना। जी और सर। ये ए जो है, ए हमारा क्या है? एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो जब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसका यूनिट क्या हो जाता है? मोल पर लीटर, ये हो जाता है ना। जी सर। यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसके पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख लो थोड़ा, ब्रेक करके, मोल टू द पावर n अपॉन में लीटर टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? ठीक जी है, सर। तो ओके, तो फिर यहां से अब इसको मोल ऐसे, लीटर हाँ मोल लिखा इनटू मोल लीटर टू द पावर, इसको ऊपर लेके चले गए तो ये हो जाएगा माइनस n, लीटर टू द पावर -1 है तो ये हो जाएगा लीटर टू द पावर n सेकेंड जी इनवर्स। ऑल राइट, अब यहीं से ये भी लिख सकते हैं ना, k इज इक्वल टू मोल मोल लीटर इनवर्स टू द 1। पावर, अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है, जी ये सर। हो जाएगा 1 माइनस n लीटर टू द पावर, इसको n-1 लिख सकते हैं, जी सर। ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। सेकंड। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आई, रेट एक ये हो गया मोल टू द पावर 1 माइनस n लीटर टू द पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहां से हम चाहें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ये दोनों टर्म एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ऑल राइट, ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा इस इक्वेशन को क्या किया हमने? मॉडिफाई कर दिया। इसके क्वेश्चन आते हैं क्या? है, इसके क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सर यूनिट वाले। हाँ हाँ, यूनिट वाले क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व सर करेंगे। कैसे? करेंगे करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। जितना भी क्वेश्चन CSIR एग्जाम में आया है सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, बट ये है कि आपको मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने, तो जी- हाँ जी, सर ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए तो अलग अलग निकलेगा ना इसका? जरूर निकलेगा निकलेगा, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे, अभी देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा है वो 0 है, तो जब जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो n बराबर में क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से k बराबर में क्या हो जाएगा? n की जगह हम क्या रख दें? सिंपली 0 पुट कर दें, तो जब n की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स इनवर्स सेकंड सेकेंड इनवर्स। इन। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर जो क्वेश्चन पूछा है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो तुरंत आप क्या बोल दोगे? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। आप सपोज करो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन में 1 की जगह क्या रख दो? आप 0 रख दो। जी सर। ठीक है, जब आप 0 रख दोगे तो 1-1 क्या हो जाएगा? 0, एंड समथिंग टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1। तो यहाँ पे k बराबर में क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। ऑल राइट, तो उसी जी तरह अगर जो n सेकंड। बराबर में 2 हो जाए, मतलब कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाए? 2 हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n की जगह 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1। तो अब कुछ ऐसा होगा, ये मोल, एक मोल सेकंड, लीटर इनवर्स 2। ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? मोल लीटर इनवर्स टू द पावर -1 सेकेंड इनवर्स, ऐसा हो जाएगा ना?
क्योंकि 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। अब इसी को आप क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर। उसी तरह आप लोग बताइए, अगर जो n बराबर में 3 है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो वहां से क्या होगा उसका यूनिट। सर मोल लीटर क्या हो इनवर्स, जाएगा, सर मोल लीटर इनवर्स की पावर 3 आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। आप 3 कैसे आएगा, आप मैंने बोला n = 3 है, तो 1 - 3 करो, आप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 1 अपॉन तो मोल, अपॉन में बताने की जरूरत नहीं, सिंपली आप उसको उसके सिंपली टर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मोल -1 हो जाएगा, और लीटर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मोल मोल -2 माइनस लीटर टू 2 सेकेंड। सेकंड इनवर्स। हाँ, तो ये तो अब आपसे कोई से भी ऑर्डर का रिएक्शन, कोई सा भी ऑर्डर दे दे और आपसे पूछे कि बताओ भैया उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो ना उसे। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। जी सर। एक क्वेश्चन हम लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट का वो जो यूनिट है वो क्या है, K = मोल टू द पावर 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन है वहां पे कह रहा है जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है मोल टू द पावर 3/2, लीटर टू द पावर -3/2, सेकेंड इनवर्स। अब आप क्या करना है, आपको यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो अगर जो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखो, इस तरह का क्वेश्चन अगर जो आप आ जाता है, तो आप सिंपली क्या करो, सबसे पहले जो के का जो जनरल फार्मूला है वो लिख लो। तो के बराबर में क्या है, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - n 1 सेकेंड माइनस इनवर्स। ठीक है, सेकंड। देखो सेकेंड इनवर्स सेकेंड पे तो कभी कुछ चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ये एकदम अलग है। ठीक है, जी सर। ऑलवेज चेंज किस में होगा, मोल और लीटर में ही चेंज होगा। ठीक है, तो अब हमें दो इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो किसी भी दो इक्वेशन को कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब उसके पावर की जो वैल्यू हो वो क्या हो जाए, कंपेरेबल हो जाए। ठीक है, सेम हो जाए, तो या ये वाला टर्म हम क्या कर लें, सेम कर लें। तो इस जी इक्वेशन को अगर जो हम ऐसे लिख दें, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 3/2 सेकेंड इनवर्स। अब देखो बेस सेम हो गया ना, इन दोनों का बेस सेम हो गया कि नहीं हो गया, जी है सर। ना। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - n = 3/2 लिख सकते हैं ना। तो यहां से n बराबर में क्या हो जाएगा, 1 - 3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -1/2। ठीक है, तो देखो यहां से आप सिंपली ये मत करना कि आप पावर देख के बोल देना कि इसका तो ऑर्डर ये होगा, नहीं, आपको कंपेयर करके निकालना रहेगा। ठीक है, हमेशा कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट है, आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, मोल के ऊपर जो भी टर्म लिखा हुआ है, ये मोल के ऊपर जो टर्म लिखा हुआ है, आप उसे क्या कर दो, कंपेयर कर दो 1 - n से, तो इमीडिएटली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी इतनी सर। बातें समझ में आई सबको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक रिएक्शन है जिसका यूनिट कांस्टेंट, जिसका रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो है मोल टू द पावर -9/2, लीटर टू द पावर 9/2, आवर इनवर्स।
अब इसका आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अब मैंने क्या बताया कि जो मोल के ऊपर जो टर्म लिखा हुआ है उसी को क्या कर दो, 1 - n से कंपेयर कर दो, तो 1 - n इज इक्वल टू -9/2। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 9/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/2। यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 11/2। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ आवर दे सकता है, यहाँ सेकंड दे सकता है, यहाँ ईयर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इतना ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि जब कभी भी चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही टर्म में चेंज होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपली, और उसका शॉर्टकट ये है कि आपके ऊपर मोल के ऊपर जो भी लिखा उसको आप क्या करो, सिंपली 1/n से कंपेयर कर दो, तो आपको इजिली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक ये बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन था जिसके हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के और भी मेथड है। जो सबसे पहला मेथड है वो रेशियो वेरिएशन मेथड है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि सारे टर्म का रेशियो क्या करते हैं, अलग अलग देते हैं, और वहां से कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज होगा या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी। कोई एक रिएक्शन है, उसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू के NO2 I माइनस और H प्लस। यहां से ये कोई रिएक्शन है। अब इससे सिंपली अगर जो कोई पूछे, आप बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो सिंपली आप क्या करोगे, 2 + 1 + 1, यहाँ पे 1 है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, लेकिन अब फिर क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज डबल। हम H+ के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दे रहे हैं, डबल। डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करो, किसी का माइक इको कर रहा है। चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चलो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम NO2 को मान लेते हैं A, इस टर्म को मान लेते हैं B, और इस टर्म को मान लेते हैं C। तो यहां से फिर वही रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K × A × B × C²। ये हो जाएगा ना। अब इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो C का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। C क्या है, H+ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि C का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जा रहा है, मतलब जो C था वो क्या हो जा रहा है, 2C हो जा रहा है। ठीक है, C² नहीं हो रहा, ये ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन डबल होने का मतलब C है, उसमें डबल कर दिया, मतलब C और ऐड कर दिया, तो C + C आपका क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो 2C अब हो क्या जाएगा। करो, हाँ, अब यहां से रेट, अब रेट हो जाएगा क्या, K × A × B × 2C का स्क्वायर। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K A B × 4C, या आप लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू, होगा ना। हाँ हाँ जी, ओ सॉरी, 4C², 4ABC²। तो ABC यानी आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि जो रेट है वो 4 टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो गया, है ना। समझ में आया सबको? जी सर। ओके, तो उसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I- इज हाफ। मतलब जो पहले B था उसको क्या कर दे रहा है, B/2 कर दे रहा है। चलो आप सॉल्व करो। अब आप बताओ हमें इसका आंसर, रिएक्शन पे क्या होगा, रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
सर हाफ हो जाएगी। हाँ जी, रिएक्शन हाफ हो जाएगा। कैसे हाफ हो जाएगा? कि जो रेट है वो क्या हो जाएगा, ए इंटू B/2 इंटू C², या इसी को हम लिख सकते हैं बाई 2 रेट इज इक्वल्स टू 1/2 ABC²। ABC²। तो यहाँ से सिंपली हमें पता चल गया कि क्या रेट क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है। अच्छा, अब चलो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस I माइनस एन H+R ट्रिपल, मतलब कि तीनों के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। 3। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रिपल मतलब जो A था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3A में। जो B था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3B में। जो C था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3C के स्क्वायर में। सर 81 टाइम्स। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 9 इंटू ABC², या रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 81 टाइम्स ABC। फास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया ना किस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर जो आपके एग्जाम में आता है तो आप इजिली उसे सॉल्व कर लोगे ना। जी सर। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम मतलब CSIR के ही एग्जाम में आए। बहुत सारा एग्जाम होता है, किसी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत कॉमन इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और CSIR में अगर जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, और थोड़ा बड़ा करें, चलो थोड़ा बड़ा करिए। क्वेश्चन है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 3 टाइम when the concentration of A increases 3 times, then what will be the order of reaction? अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आए तो कोई सा भी रिएक्शन यहाँ पे सपोज किया है कि सपोज करो कोई A है, P में जा रहा है। अब इसका NA है, P में जा रहा है। अब इसका रेट अगर जो आप लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K A⁴n, यही होगा ना। या इसको लिख लो R1 इज इक्वल टू K A⁴n। अब ये क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। मतलब कि जो R1 था वो कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, 3R1 में, है ना। कब कन्वर्ट हो रहा है, जब A का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो A का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या हो जा रहा है, 3 टाइम हो जा रहा है। तो 3 कुछ ऐसा हो जा रहा है ना। अब आपको बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां से निकालिए, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 3R1 इज इक्वल टू 3⁴n A⁴n, ऐसा लिख सकते हो ना। मान लो आपका ये इक्वेशन 1 है, आपका ये इक्वेशन 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना। इसको हमने क्या किया, अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो। मतलब क्या कि इक्वेशन 2 को क्या करो, डिवाइड कर लो इक्वेशन 1 से। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3R1 इज इक्वल टू K A⁴ एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मैं रेट कांस्टेंट लगाना भूल गया। रेट कांस्टेंट याद रखना हमेशा, बाय डिफॉल्ट रेट कांस्टेंट रहेगा हर जगह। ठीक है, तो कहीं छूटेगा तो आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो K 3⁴n A⁴n डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू K A⁴n, यही होगा ना। अगर जो डिवाइड करें दोनों इक्वेशन को तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या, इस कंपेयर करने से हमें क्या रिजल्ट मिला, सर n की वैल्यू 1 आएगी। हाँ 3 इज इक्वल टू 3⁴n। अब देखो बेस सेम है तो पावर को आप इजिली क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो ना।
तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? यस सर। ओके, ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करो, कोशिश करो, नहीं आएगा तो फिर मैं तो हूँ ही बताने के लिए। जी सर। ये क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय 27 टाइम्स एज concentration ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 टाइम, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है। अनीता ने लिखा है, सॉरी मैंने कमेंट आपका बाद में देखा, रेशियो पॉइंट नॉट क्लियर। विच रेशियो पॉइंट, कौन अनीता, कौन से रेशियो पॉइंट की आप बात कर रही हो? ठीक है, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी सेम ही बात आएगी। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय 27 टाइम एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय 3 टाइम, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे हमें कोई रिएक्शन दिया नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन फिर वही एन ए इज कन्वर्टिंग इनटू पी, ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। तो यहां से अगर जो R1 हम लिखें, मतलब रेट 1, अभी जब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर n। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज्ड बाय 27 टाइम एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय 3 टाइम। मतलब कि जो आपका रेट है वो 27 टाइम डिक्रीज हो जा रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो नया R1 है वो क्या हो जा रहा है, 27 टाइम डिक्रीज हो रहा है। कब? जब आपका जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है 3 टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये आपका इक्वेशन 2। इतनी बातें समझ में आई? जी सर। ठीक है, डिक्रीज हो रहा मतलब क्या, उसके उतने टाइम डिक्रीज हो रहा तो इसलिए डिवाइड कर दिया। अगर जो बोलते इंक्रीज होता तो उसको उतने टाइम से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड 2/1 डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 27 R1। अच्छा के, फिर के लगा लीजिएगा आप लोग, इक्वल्स टू के ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल्स टू के 3 टू द पावर n ए टू द पावर n। समझ में आया सबको इतना? ओ सॉरी, ये 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। यस सर। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो R1 से R1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली क्या बच जाएगा, 1 अपॉन में 27 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर n। अब यहाँ पे पावर हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? यस सर, 27 को हम 3 टू द पावर 3 नहीं लिख नहीं, सकते हैं। डायरेक्ट अगर जो देखा जाए तो पावर कंपेयर कर सकते हैं। सर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा पहले। हाँ, यहाँ पे पावर हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, अलग है। मतलब बेस हमारा क्या है, अलग है। तो जब कभी भी बेस अलग रहेगा तो हम पावर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छा, अब इस तरह से बनाना, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/27 को 1/3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, टू द पावर 3/n ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। अब ये 1/3 है, इसको सिंपली आप क्या करो, 3 टू द पावर -3 लिख दो। -3।
ये हो जाएगा 3 टू द पावर n। ठीक है, देखो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। कहीं पे भी अगर जो कोई भी टर्म फ्रैक्शन में है और अगर जो आप उसको फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पावर जो भी है उस पे एक निगेटिव लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा, आपके होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बेस को क्लियर कर दिया। जब मतलब बेस को एक बराबर कर दिया, बेस बराबर हो गया, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जिसके हेल्प से अगर जो रेट और कंसंट्रेशन में रिलेशनशिप दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, इजिली रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हो। अनीता अभी समझ में आया क्या आपको? एक एक चीज और समझ में आ रहा है कि पहला जो क्वेश्चन हमने किया था, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, रेट भी इंक्रीज, जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वहां रेट में भी इंक्रीज हो रहा था और कॉन्सेंट्रेशन में भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो वहां पे जो ऑर्डर आ रहा था रिएक्शन का, वो पॉजिटिव में आ रहा था कि निगेटिव में आ रहा था? पॉजिटिव पॉजिटिव। में आ रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया, रेट में डिक्रीज किया और कंसंट्रेशन में इंक्रीज किया। तो इस केस में जो हमारा ऑर्डर आया वो क्या आया, निगेटिव आया ना। देखो अभी ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व किया ना, n इज इक्वल टू क्या आ गया, -3, क्योंकि एक डिक्रीज हो रहा था दूसरा इंक्रीज हो रहा था। अच्छा, तीसरी बात यहां से और हम क्या कह सकते हैं, कि रेट को इंक्रीज करें और कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें। तो यहां से भी जो आपका ऑर्डर आएगा वो भी किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, मतलब कि दोनों टर्म अगर जो एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और दोनों टर्म में से कोई सा भी एक टर्म इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो ऑर्डर हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। इसमें एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, रेट भी डिक्रीज हो रहा है और कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है, तो जो यहाँ पे ऑर्डर आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहां से अगर जो CSIR में क्वेश्चन, देखो CSIR में जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो 4 ऑप्शन रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो उसमें क्या करेगा, दो को पॉजिटिव में, दो वैल्यू पॉजिटिव में देगा, दो वैल्यू निगेटिव में देगा। ठीक है, तो आपको अगर जो ये फंडा याद रहेगा कि जब कभी भी रेट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म या तो इंक्रीज होते हैं या तो डिक्रीज होते हैं तो ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव होता है। जब रेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस केस में ऑर्डर आप ऑलवेज आपका क्या आता है, निगेटिव आता है। तो दो ऑप्शन तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली रूल आउट कर दोगे। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन बचेगा, उसको इजिली आप सॉल्व कर लोगे। और अगर जो फिर भी सॉल्व नहीं कर पाते हो तो एक सिक्का लेके जाना, माता जी का नाम लेके उछाल देना, हेड आएगा तो ए, टेल आएगा तो बी कर देना। ठीक है, चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड इन्होंने एक अनीता ने क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट में होगा कि वैल्यू दी होगी। देखो जब कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, सपोज करो यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो ऑप्शन जो आपका रहेगा इस तरीके से रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा +3, ऑप्शन बी रहेगा -3, ऑप्शन सी रहेगा +4, ऑप्शन डी रहेगा -4। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, तो और क्वेश्चन हमेशा इसी तरह रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ।
मतलब एक टर्म डिक्रीज हो रहा है और दूसरा टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने फंडा बताया आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि एक टर्म डिक्रीज हो रहा है, दूसरा टर्म इंक्रीज हो रहा है, तो जो ऑर्डर आएगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करके आगे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। डिफरेंट निगेटिव मैं समझा नहीं थोड़ा, इनने आगे पूछा है डिफरेंट निगेटिव। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके हेल्प से और ज्यादा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट फॉर्म निगेटिव वैल्यू, हाँ हमेशा अलग अलग ही देगा ना, दो ऑप्शन है, एक रहेगा, दो ऑप्शन एक रहेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। हाँ न्यूमेरिकल करेंगे, आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। देखो ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली जो आप बात कर रही हैं अनीता जी, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ये एक रिएक्शन है 2a+3b इज कन्वर्टिंग टू p फॉर विच रेट लॉ इज r इज इक्वल टू k स्क्वायर b टू द पावर -1 इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इंक्रीज 3 टाइम व्हाट विल बी द इफेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपली इसने बोल दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इंक्रीज बाय 3 टाइम, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, कि रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। इसको ट्राई करो। सर आप ही करा दीजिए। अच्छा हम ही सर करा दें। by 3 times. ठीक है, जो नया रेट ये आपके लिए एक्चुअली होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप सर इसका आ गया स्क्रीन, आंसर। ठीक है ठीक है, आपका आ गया, बहुत अच्छी बात है। जिसका भी ये नहीं आया है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे कुछ मेथड है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की। किसी ने पढ़ा है मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? जी यस सर, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो यूज होते हैं उसी को हम उसकी मोलिक्यूलर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर में भी तो वही बोलते हैं। सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो मोलिक्यूलरिटी होती है वो नहीं, मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यही बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली जो है कैलकुलेट किया जाता है। जी सर। सर प्रैक्टिकल। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो होंगी। number ठीक of है, molecules participate in the reaction. ठीक है, सर नंबर। दोनों लोगों का स्टेटमेंट सही है, दोनों लोगों ने सही बताया है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन समझने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो सिंगल स्टेप में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल हमने फास्ट रिएक्शन का बहुत सारा एग्जाम्पल बताया था ना, उसमें मैंने बोला था कि NaOH को HCl में
ओके, अनीता जी ने भी सही बताया, नंबर ऑफ मोल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ओके, तो NaOH और HCl आपने मिक्स किया और ये तुरंत क्या बनाएगा? हाँ, NaCl बनाएगा और वाटर बनाएगा, है ना। तो ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन वहीं पे देखो, एक कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो एक स्टेप में नहीं होते हैं, मल्टीपल स्टेप में होते हैं। मतलब कि अगर जो ए को पी में कन्वर्ट होना है, तो पहले ए बनाएगा बी, बी बनाएगा सी, और सी फाइनली क्या होगा? पी में कन्वर्ट होगा। तो ये रिएक्शन 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप गया। ठीक है, तो इस तरीके के मल्टीपल स्टेप के जो रिएक्शन होते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बताने के लिए ये जानना जरूरी रहेगा कि जो हमारा रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, अगर जो आपको ये नहीं पता रहेगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने बताया है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये सबकी बातें सही हैं। बस थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि नंबर ऑफ एटम कह लो, ऑफ नंबर ऑफ आयंस कह लो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह लो, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहां पे क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। प्रोसीड होने का मतलब क्या? देखो, कोई सा भी रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली अगर जो उसमें एटम है, आयन है और मॉलिक्यूल है, तो वो आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अगर जो आपस में टकराएंगे नहीं या आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो और कोई सा भी रिएक्शन होने के लिए जो कोलिजन होता है ना, वो इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन होगा, वरना वो रिएक्शन नहीं होगा। इसको ऐसे समझो, एक दीवार है, दीवार को आपको तोड़ना है, आप जा रहे हो, अपना सर टकरा रहे हो, आपने एक बार टकराया, 2 बार टकराया, 100 बार टकराया, दीवार गिरेगी क्या? कभी नहीं गिरेगी। आपके सर टकराने से दीवार गिरेगी नहीं। आप कोलिजन तो कर रहे हो, लेकिन वो कोलिजन आपका क्या हो रहा है? इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है, इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो उस दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आपने सर की जगह आप क्या करो? बाबा जी का बुलडोजर लेके आ जाओ। ठीक है, तो जैसे ही आप बुलडोजर लेके आओगे, पहले जैसे ही का बुलडोजर टकराएगा, दीवार तुरंत क्या हो जाएगी? गिर टूट जाएगी। जाए। तो वहां पे जो कोलिजन हुआ वो हमारा क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो उस तरीके से नंबर ऑफ आयन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव इन द सेंस कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारे आयंस है वो टकरा रहे हैं, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा कोलिजन होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स participate in a reaction with effective collision is called as molecularity of reaction, या हम कह सकते हैं number of atoms, ions और molecule participating in a chemical reaction which leads to the product formation is called as molecularity of reaction। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है? रिएक्टेंट का सम है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आप डेफिनेशन से ही समझ जाओ, मॉलिक्यूलरिटी कभी निगेटिव हो सकता है क्या? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन ही यही है कि नंबर ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल और मोल्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। तो निगेटिव में कभी भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर जो आपसे मैं एक सिंपल सा रिएक्शन दूं, O2F2 is converting into O2 plus F2, यहां से अगर जो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा? सर 1। यहाँ से मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यहाँ पे 1 एक ही एटम, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ से इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई। या अब मैं कहूँ 2Hi इज कन्वर्टिंग इनटू
H2 प्लस I2। यहां से अगर जो मैं इसका मॉलिक्यूलरिटी निकालूं, 2 यहां से इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 2 हो गई। अब मैं लिखूं बाइमोल 2NO प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO2। तो 3 अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 3 3 मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई। अब मैं लिखूं N2 प्लस 3H2 इज कन्वर्टिंग टू 2NH3। इसकी 4 मॉलिक्यूलरिटी 4 4। यही गलत हो गया। ठीक है, CSIR एग्जाम की एक खास बात है, अगर जो ऑप्शन आपने ऑप्शन को टिक लगाया तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ठीक है, दोनों में से एक टर्म होना है, तो आपने टिक लगाया। देखो, किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक कभी नहीं हो ज्यादा सकता। नहीं होती सर। सर फिर इसमें 3 होगी क्या? एक मिनट बताता हूं। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी नॉन इंटीग्रल। मोर देन 3। ठीक है, अनीता ने बोला कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। ठीक है, देखते हैं अनीता, देखते हैं इसको। ठीक है, तो कब ये हमेशा याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, उसका रीजन है। सपोज करो आपका एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक ऐसे हम 4 एटम बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें रिएक्शन करना है, तो अगर जो 2 एटम आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनका कोलिजन बहुत ही इफेक्टिव होगा। ठीक है, उसी तरह 3 एटम कोलाइड कर रहे हैं तो वहां पे भी उनका कोलिजन इफेक्टिव होगा, बट स्टिल इट इज स्लोअर देन 2। लेकिन अगर जो हम 4 एटम ले लें, ठीक है, इस तरह से 4 एटम ले लें, तो जब कभी भी 4 एटम आता है तो ये एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया कि जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस लास्ट वाला रिएक्शन हमने जो लिखा है उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। देखो, ये जो N2 और 3H2 को रिएक्ट करके अमोनिया बनने का जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं ना। ये सिंपल रिएक्शन नहीं है। देखो, ये जितने भी रिएक्शन हमने आपको बताए थे ये सारे एलिमेंट्री रिएक्शन थे, बट ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, वो मल्टीपल स्टेप में होता है। कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल H2 will break into 2H, N2 will break into 2N। उसके बाद क्या होगा, एक H और एक N कंबाइन करके NH बनाएगा। फिर क्या होगा कि ये NH फिर NH फिर से एक H के साथ कंबाइन करके NH2 बनाएगा। और फिर क्या होगा, ये जो NH2 है वो एक H के साथ कंबाइन करके NH3 बनाएगा। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो ये देखा गया कि इस रिएक्शन में जो N2 का ब्रेक होना, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है इसका ब्रेक होना, ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है। मतलब कि जो इसका ब्रेक होना है वो सबसे स्लो हो रहा है। मतलब ये बहुत फास्ट ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये ब्रेक जो हो रहा है स्लो हो रहा है। तो ये जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है। तो याद रखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड्स करती है स्लोवेस्ट स्टेप पे। ठीक है, तो इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप कौन है, N2 का 2N में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पे कितने N2 हैं, 1 N2 है ना। यस ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, याद रखिएगा कोई सा भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आता है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी पता करने के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि उसका स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। अब आप ये पूछोगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा, तो ये आपको पता नहीं लगेगा। आपको जो है एक्सपेरिमेंटली ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक क्वेश्चन है
तो सर ये लर्न करनी पड़ेंगी। नहीं, लर्न क्यों करोगे आप? क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना, जब भी क्वेश्चन आएगा। इतना आप याद रखना कि 3 से अधिक नहीं हो सकता है, तो अगर जो 3 से अधिक कोई वैल्यू गिवन है तो आप क्या करोगे, उसको निग्लेक्ट कर दोगे। और बाकी स्लो स्टेप कौन सा है, वो ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। तो CSIR या कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो एक ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ये एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन बताइए, लेकिन हमेशा क्या करेगा ना, वो जो रिएक्शन है कितने स्टेप में जा रहा है वो हमेशा गिवन होगा। तो फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का क्या है, N2O5 विल कन्वर्ट इनटू NO2 प्लस NO3। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, N2O5 कंबाइन होगा NO3 के साथ और फिर ये बनाएगा 3NO2 प्लस प्लस O2। O2। और इस वाले रिएक्शन में जो हमारा ये वाला स्टेप है वो स्लो है और ये वाला जो स्टेप है वो फास्ट है। तो अब आप बता दो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है। सर 1। वेरी गुड। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो स्लो स्टेप में यहाँ क्या है, 1 है, कुछ नहीं गिवन है तो 1 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 1। लेकिन अब देखो, अगर जो आप यहाँ से देख के सॉल्व करते तो आप तुरंत क्या करते, 2 लगाते, वहीं पे आपका -½ मार्क हो जाता, गड़बड़ हो जाता। ठीक है, कलम उठा तो या तो प्लस या तो माइनस, जीरो वाली बात नहीं होगी किसी भी MCQ एग्जाम में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोज होना, ये ऑलवेज बनाता है 2H2O प्लस O2। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो देखो, ये जो रिएक्शन है ये कुछ इस तरीके से प्रोसीड करता है। 2H2O2, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कन्वर्ट इनटू 2H2O प्लस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रेडिकल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, O प्लस O विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म O2। और इस स्टेप में ये वाला जो स्टेप फास्ट है और ये वाला जो स्टेप स्लो है। तो अब आप बताओ यहाँ से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, सर 2। वेरी गुड। तो यहाँ से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर आगे देखते हैं कब क्लास लगती है। ठीक है, तो अभी इतना जितना मैंने